फिरौन जो हजारों साल तक पूरे इजिप्ट पर राज करते रहे, लेकिन अब फाइनली मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में फिरौनों के इसी इजिप्ट को हमेशा के लिए उनसे छीनने वाले थे। ये स्टोरी, इजिप्ट की फतह की स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज तक इसे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। पर वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, क्योंकि इजिप्ट पर हमले से कुछ ही अरसा पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ताऊन। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स को शहीद कर दिया था। और सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स भी इस बीमारी से फौत हो चुके थे। जिसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की आर्मी की तरफ गए और वहां उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया आइडिया, एक नया प्लान रखा कि अब हमें स्लो होने के बजाय फिरौनों के मुल्क इजिप्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हजरत उमर इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी फौज इस बीमारी से शहीद हो चुकी है और बिल्कुल एक छोटी सी फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हजरत उमर को इस बात का भी खतरा था कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों की फौज इजिप्ट की तरफ चली जाए और पीछे से उन पर पर्शियन एम्पायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ अमर बिन आस इस सब के बाद भी हजरत उमर के सामने अपने प्लान पर मजबूती से खड़े रहे कि नहीं, हमें इजिप्ट की तरफ हर हाल में जाना चाहिए। क्योंकि अमर बिन आस इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बहुत रिच बिजनेसमैन थे और अपने बिजनेस की वजह से उनका बार बार इजिप्ट की तरफ आना जाना होता रहता था। तो अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। आखिर उनके बार बार कहने पर हजरत उमर ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजिप्ट पर हमले की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि चलो तुम इजिप्ट की तरफ रवाना तो हो जाओ, लेकिन अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें अपनी पूरी फौज के साथ वापस आना होगा। ये सुनकर अमर बिन आस ने अपनी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और सिर्फ 4,000 की फौज के साथ इजिप्ट के कैपिटल की तरफ रवाना हुए। नाउ एट द सेम टाइम अमर बिन आस इजिप्ट और हजरत उमर मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इस पूरे रास्ते में हजरत उमर सिर्फ इजिप्ट के बारे में ही सोचते रहे। और जैसे ही हजरत उमर मदीना पहुंचे, उन्होंने सारे बड़े सहाबा की एक मीटिंग बुलाई और उनसे इजिप्ट के बारे में पूछा कि मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान और बाकी सहाबा ने क्लियरली कहा कि हमें इजिप्ट की तरफ जाने वाली फौज को रोक देना चाहिए। आर्मी चीफ, मिनिस्टर, सहाबा, इन सब की बातें सुनने के बाद आखिर हजरत उमर ने फैसला किया और अमर बिन आस के नाम एक लेटर भेजा, जिसमें हजरत उमर ने अपने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर दिया था कि जैसे ही तुम्हें मेरा ये खत मिले, अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाओ। लेकिन अगर तुम लोग पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हो तो फिर अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत उमर का ये मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी कि जैसे ही हजरत उमर का मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान इजिप्ट नहीं पहुंचे थे, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस ने हजरत उमर के मैसेंजर को देखा, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने फौरन ये लेटर खोला ही नहीं, बल्कि पहले उस मैसेंजर को बिठाया, उसे खिलाया और उसे थोड़ा आराम करने को कहा। और जैसे ही मुसलमानों ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया, आर्मी चीफ अमर बिन आस ने खलीफा उमर के लेटर को खोला और कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये सारे इलाके फतह करते हुए फाइनली इजिप्ट के कैपिटल के सामने जंग के लिए रेडी खड़े हो गए, जिसे आज कायरो कहा जाता है। और ये कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल सिटीज में से थी, जिस पर पिछले 600 साल से रोमन एम्पायर का राज था और कोई भी उनसे ये सिटी नहीं छीन सका था। मुसलमानों की फौज ने सीधा आकर इस सिटी के सामने अपने टेंट्स लगाए और जंग के लिए बिल्कुल रेडी हुए, जिसे देखकर रोमन्स ने भी अपनी पूरी फौज को मुसलमानों के सामने खड़ा किया, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे, ताकि ये करने से मुसलमानों के दिलों में उनका खौफ बैठ जाए। बट वो किसको डरा रहे थे? मुसलमानों को? I don't think so. अमर बिन आस ने उनकी इतनी बड़ी फौज देखकर अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा और उसे अच्छी तरह समझाया कि तुमने क्या बोलना है। इस मैसेंजर ने सीधा जाकर सारे रोमन्स के सामने कहा कि तुम लोग जानते भी हो हम कौन है। हमने अभी अभी तुम्हारे बादशाह हरकल को बुरी तरह हराया है,
तो अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वहाँ पर सब हैरान हो गए, लेकिन वहाँ के लीडर साइरस ने कहा कि बात तो सही है। इसी के साथ अमर बिनास ने फुल ताकत के साथ इजिप्ट के कैपिटल पर हमला कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 4000 की फौज के साथ इजिप्ट का कैपिटल फतह करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए अगले 7 महीने तक मुसलमान इसी तरह इस सिटी के सामने अपने कैंप्स में बैठे रहे और आखिर आर्मी चीफ अमर बिनास को भी समझ आ गई कि अब वक्त आ चुका है कि मदीना में खलीफा उमर से मदद मांगी जाए। हजरत उमर को इस बात का पहले ही पता था कि अमर बिनास इजिप्ट को बहुत ही लाइटली ले रहा है और उसे जरूर ज्यादा फौज की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने फौरन 12000 की फौज इजिप्ट की तरफ रवाना की और इस फौज का लीडर एक बहुत बड़ा सहाबी जुबैर बिन अवाम को बनाया। हजरत उमर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी इज्जत किया करते थे कि उन्होंने अपनी वफात के बाद खलीफा बनने वाले 6 लोगों में से एक जुबैर बिन अवाम को भी नॉमिनेट किया था, जिसे फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। तो अब ये नई फौज भी आकर अमर बिन आस के साथ इजिप्ट में मिल गई और इन दोनों फौजों ने मिलकर बिल्कुल खालिद बिन वलीद के स्टाइल पर हमले का एक नया प्लान बनाया। अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकली और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई और जंग शुरू हुई। कुछ ही देर के जंग के बाद अचानक मुसलमान जंग से पीछे हटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जंग के मैदान से इतना पीछे आ गए कि ऐसे लगने लगा कि अब फाइनली मुसलमान ये जंग हार जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट इसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज आकर रोमन्स के फौज के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर अमर बिन आस ने दोबारा हमले का हुक्म दिया। इस तरह मुसलमानों ने रोमन्स की फौज को हर तरफ से घेर लिया और फिर इन्हें क्रश कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमान इस सिटी में दाखिल ना हो सके। आखिर एक दिन जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तंग आकर एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और अपने कुछ ही साथियों के साथ रात के अंधेरे में इस सिटी के अंदर दाखिल हुए और सीधा जाकर मुसलमानों के लिए गेट खोल दी। ये देखकर मुसलमानों की पूरी फौज इजिप्ट के कैपिटल में एंटर हुई और इस सिटी को फतह करके यहाँ के गवर्नर को ढूंढने लगी। बट इट वॉज टू लेट। गवर्नर पहले ही इस सिटी को छोड़कर इजिप्ट की सबसे पावरफुल सिटी अलेक्जेंड्रिया की तरफ भाग चुका था। नाउ गवर्नर भाग तो गया था, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि उसने यहाँ से भागते ही मुसलमानों की तरफ एक लेटर भेजा कि अब और बस है, मैं पूरे इजिप्ट को हजरत उमर के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अमर बिन आस ने गवर्नर की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमानों की जंग इस गवर्नर से नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के बादशाह से। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने इजिप्ट के सरेंडर की ये ऑफर एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस को अपने गवर्नर के इस सरेंडर का पता चला तो उसे गवर्नर की इस बुज़दिली पर बहुत गुस्सा आया कि इसकी औकात क्या है, इसने मुझसे पूछे बगैर पूरे इजिप्ट को सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उसने सारे रोमन फौज को मैसेज भेजा कि गवर्नर की बातों को छोड़ो और मुसलमानों के साथ आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमानों के आर्मी चीफ अमर बिन आस को भी समझ आ गई कि अब रोमन एम्पायर का बादशाह आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी अपनी आर्मी को अलेक्जेंड्रिया की तरफ जाने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मुसलमान अपना सामान पैक कर रहे थे और अपने टेंट्स को बांध रहे थे तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपना टेंट बांधने के लिए गए। तो वहां उन्होंने देखा कि उनके टेंट के अंदर ही एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और साथ उस कबूतर के बच्चे भी थे। तो अब अमर बिन आस ने इस कबूतर के घर को बचाने के लिए इस टेंट को यहीं पर रहने दिया। ये टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्तों में हर मुसलमान ने इस टेंट को एक निशानी के लिए यहीं पर रहने दिया और इसी टेंट के आसपास आबाद होने लगे। नाउ अरबी में टेंट को फुस्तात कहा जाता है और आगे जाकर इसी कबूतर के टेंट की वजह से इजिप्ट के कैपिटल का नाम ही फुस्तात पड़ा, जो आज तक इजिप्ट का कैपिटल है और उसे कायरो कहा जाता है। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। रोमन्स की कुछ ही अरसे बाद मुसलमान भी इस सिटी के पास पहुंच गए और इस सिटी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए क्योंकि अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर बनी एक बहुत बड़ी सिटी थी और हजरत उमर ने अपनी पूरी खिलाफत में इससे बड़ी सिटी पर कभी हमला नहीं किया था, जो दमेस्कस और मदईन जैसी सिटी से भी बहुत बड़ी थी। मुसलमानों ने यहाँ पहुंचकर इस सिटी को फतह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसलमानों की सारी कोशिशें बिल्कुल फेल होती रही और अगले 6 महीने तक मुसलमान इस सिटी के दरवाजों के सामने बिल्कुल बेबस बैठे रहे और मुसलमानों के मोराल को और तोड़ने के लिए रोमन बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के साथ जंग के लिए तैयार की। अब फाइनली ये लग रहा था कि खलीफा उमर कभी भी इजिप्ट को फतह नहीं कर पाएंगे और मुसलमानों की फौज यहाँ से मायूस होकर वापस चली जाएगी। लेकिन अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और सारी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। अचानक रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल में द ग्रेट रोमन एम्पायर का आखिरी पावरफुल बादशाह हेराक्लियस
30 साल की हुकूमत के बाद मर गया, जिसके बाद उसके जवान बेटे ने आकर अपने बाप का तख्त संभाला। इस यंग बादशाह से रोमन एम्पायर की बहुत उम्मीदें थी कि ये जरूर मुसलमानों से हमारी खोई हुई ताकत को छीनेगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन तख्त पर रहने के बाद इस बादशाह की सुतेली मां ने इसे मार दिया और अपने बेटे को रोमन एम्पायर की तख्त पर बिठाया। लेकिन ये देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स और अवाम को बहुत सख्त गुस्सा आया, जिसके बाद यहाँ पर रोमन एम्पायर में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसके बाद वो फौज जिसे हेराक्लियस ने मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। ये सिविल वॉर इतनी बड़ी कि बस सभी एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन जब हालात थोड़े कंट्रोल हुए तो रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा हुआ था। लेकिन मसला ये था कि इस नए बादशाह की एज सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। अब आप मुझे बताएं, जब एक 11 साल का लड़का खलीफा उमर के सामने खड़ा होगा तो उसके साथ क्या होगा? खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से रोमन एम्पायर की इस सिविल वॉर को बहुत गौर से देख रहे थे और उन्हें समझ आ चुकी थी कि इजिप्ट फतह करने का यही बेस्ट टाइम है। तो उन्होंने फौरन मदीना में एक लेटर लिखा और अपने मैसेंजर को ऑर्डर दिया कि फुल स्पीड ये लेटर इजिप्ट में आर्मी चीफ अमर बिन आस तक पहुंचाओ। ये मैसेंजर दिन रात एक करके बहुत तेजी से इजिप्ट पहुंचा। जैसे ही अमर बिन आस ने ये लेटर खोला, इसमें हजरत उमर ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि अम्र फौरन मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके मेरा ये लेटर उन सब के सामने पढ़कर सुनाओ। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मुसलमानों की पूरी फौज को जमा करके उनके सामने हजरत उमर का लेटर खोला और कहा, है मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पिछले 2 साल से लड़ रहे हो और अब तक इजिप्ट फतह नहीं कर सके। मुझे इस बात का खतरा है कि तुम रसूल अल्लाह और कुरान के बताए हुए तरीकों को भूल चुके हो और बिल्कुल हमारे दुश्मनों की तरह दुनिया की मोहब्बत में खो चुके हो। याद रखना, अल्लाह ऐसी कौम की मदद कभी भी नहीं करता। तो अब मैं तुम्हारे दिलों को मजबूत करने के लिए तुम्हारी तरफ एक नई फौज भेज रहा हूं। तो अब अपनी इन पुरानी हरकतों से बाज आओ और उठो, अपने घोड़ों को ठीक करो, अपनी तलवारें निकाल लो और रोमन से एक आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि मुसलमान इजिप्ट को हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। हजरत उमर के इस लेटर को पढ़ने के बाद मुसलमानों की फौज का जज्बा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और अलेक्जेंड्रिया की सिटी पर ऐसा हमला किया कि रोमन्स इस हमले के सामने बिल्कुल बेबस हो गए और अपनी दीवारों, गेट्स, टावर्स को छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमान फाइनली इस सिटी में दाखिल हुए। यहाँ के गवर्नर साइरस ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे समझ आ गई कि एक 11 साल का बच्चा खलीफा उमर का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता, तो अब और लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ उसने अपना कलम उठाया और पूरे इजिप्ट को हजरत उमर की खिलाफत के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह इजिप्ट, फिरौनों का मुल्क, मुसलमानों के कंट्रोल में आया। अमर बिन आस ने इजिप्ट फतह करने के बाद सबसे पहले एक मैसेंजर जल्दी हजरत उमर की तरफ रवाना किया ताकि वो उन्हें इजिप्ट की फतह की खबर दे सके। ये मैसेंजर फुल स्पीड मदीना पहुंचा और हजरत उमर के घर के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ गया। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो वो सीधा मस्जिद नबवी की तरफ गए और वहां पर इस मैसेंजर ने हजरत उमर को इजिप्ट के फतह के बारे में बताया। ये सुनते ही हजरत उमर जमीन पर गिर गए और सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और पूरे मदीना को जमा करके उनके सामने इजिप्ट के फतह की कहानी सुनाई। नाउ हजरत उमर ने इसके बाद उस मैसेंजर को बुलाकर पूछा कि तुम मेरे घर के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ क्यों गए? उस मैसेंजर ने कहा कि मुझे लगा आप सो रहे होंगे। तो हजरत उमर ने उसे जवाब दिया कि अगर खलीफा दिन को सोएगा तो ये इतनी बड़ी खिलाफत कौन चलाएगा? नाउ अमर बिन आस के हाथों में इजिप्ट के साथ साथ एक और भी बहुत जबरदस्त ताकत है, रोमन नेवी, क्योंकि यहाँ पर रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा पोर्ट था। तो आर्मी चीफ अमर बिन आस ने फौरन खलीफा उमर से उनकी इजाजत मांगी कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अपनी पहली नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए अरब हमेशा डेजर्ट में ही रहे थे और उन्हें समंदरों और कश्तियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इनके मुकाबले में रोमन्स इस सब के चैंपियंस थे। तो हजरत उमर को पता था कि हो सकता है समंदरों में हम रोमन्स का मुकाबला ना कर पाए और हमारी सारी फौज डूब जाए। तो अमर बिन आस नेवी का आइडिया छोड़कर अफ्रीका की तरफ बढ़े और बहुत तेजी से लीबिया, ट्यूनीसिया, बल्कि अल्जीरिया तक पहुंचे। आखिर हजरत उमर ने लेटर भेजा कि अब और बस करो, हमारी खिलाफत बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज लेकर वापस इजिप्ट में
अपने नए कैपिटल फुस्तात की तरफ आए और वहाँ उनकी मुलाकात कुछ बहुत ही अजीब लोगों से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि ज्यादा खुश होने से पहले ये बात अच्छी तरह जान ले कि हर साल दरियाए नील का पानी बिल्कुल सूख जाता है और उसे दोबारा बहाने का रास्ता सिर्फ हमें पता है। हर साल जब भी इस दरिया का पानी सूखता है, हम इस दरिया में एक जवान कंवारी लड़की को फेंक देते हैं और इस लड़की की कुर्बानी के बाद ही दरिया का पानी दोबारा बहने लगता है। तो तुम मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा। मुसलमान ये सुनकर हैरान रह गए कि ये क्या पागल लोग हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और दरियाए नील का पानी ऑलमोस्ट सूख गया, जिससे मुसलमान थोड़ा घबराने लगे कि ये तो वाकई दरिया बिल्कुल सूख रहा है। और आखिर दरिया का पानी इतना कम हुआ कि कुछ लोग ये तक सोचने लगे कि क्या हमें भी इस दरिया के पानी को बहाने के लिए ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए। ये सब देखकर आखिर अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि अब आप ही फैसला करें हमें क्या करना चाहिए। हजरत उमर ने ये लेटर पढ़ते ही कहा कि ये क्या है, हम तो इस दुनिया में आए इसलिए हैं कि दुनिया के इन पुराने सारे रिवाजों को तोड़ दे। तो फौरन हजरत उमर ने एक चिट्ठी भेजी और कहा कि इस चिट्ठी को दरियाए नील में डाला जाए, जिसमें लिखा था, ऐ नील के पानी, अगर तू आज तक हजारों साल से अपनी मर्जी से बहता है तो रुक जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो हम उसी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तेरा पानी दोबारा जारी कर दे। जिसके कुछ ही अरसे बाद दरियाए नील का पानी पहले से भी ज्यादा बहने लगा। इस तरह हजरत उमर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया निजाम रख रहे थे। और उनके दौर में इंसाफ का एक ऐसा निजाम था कि एक दिन आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे ने इजिप्ट फतह होने के बाद एक आम इजिप्शियन को एक छोटी सी बात पर डंडों से मारा और ये दिखाने की कोशिश की कि अब हम तुम्हारे बादशाह हैं और तुम हमारे गुलाम। ये इजिप्शियन उसे वहाँ तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने हमेशा से हजरत उमर के इंसाफ के बारे में बहुत सुना था। तो वो सीधा इजिप्ट से मदीना की तरफ गया और जाकर हजरत उमर के सामने अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत की। ये सुनकर हजरत उमर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस इजिप्शियन को कहा कि तुम यही बैठो और फौरन एक लेटर गवर्नर अमर बिन आस की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि अपने बेटे मोहम्मद बिन अमर को लेकर मदीना की तरफ आओ। जैसे ये दोनों बाप और बेटा मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत उमर के साथ सब बैठे हुए और साथ ही वो इजिप्शियन भी। खलीफा उमर ने उन सब के सामने उस इजिप्शियन को अपना डंडा दिया और कहा कि आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे को बिल्कुल उसी तरह मारो। बेटे को मारने के बाद अब खलीफा उमर ने उस इजिप्शियन से कहा कि ये डंडा लेकर इसके बाप अमर बिन आस के सर पर भी मारो, क्योंकि इसी बाप के पोस्ट की वजह से इसके बेटे ने तुम्हें मारा था। उस इजिप्शियन ने अमर बिन आस को तो नहीं मारा, लेकिन हजरत उमर ने अमर से कहा कि तुम कब से लोगों को गुलाम बनाने लगे जब उनकी माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया है। इसी जबरदस्त जस्टिस की वजह से अब हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर बन चुके थे। लेकिन इजिप्ट फतह करने के फौरन बाद पर्शियन एम्पायर का बादशाह एक बड़ी फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी था। सब्सक्राइब।